नमस्कार। अभी अभी खबर आ रही है कि गुजरात और अन्य राज्यों में जिसका कहर फैला है, ऐसा है चांदीपुरा वायरस। एक वायरस ने ऐसा कहर मचाया है कि उससे संक्रमित होकर बच्चे मर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे बच्चों को बचाएं और सोसाइटी के बच्चों को इसका ज्ञान दें कि चांदीपुरा वायरस से कैसे बच सकते हैं। तो खास करके इस वीडियो में हम जानेंगे कि चांदीपुरा जो वायरस अभी आया है उससे कैसे बचे, यानी कि उससे अपने बच्चों को कैसे बचाए, क्योंकि ये वायरस आपको पता है कि बच्चों को ही संक्रमित करता है। तो सर्वप्रथम हम इस वीडियो में जानेंगे कि चांदीपुरा वायरस से बच्चों को कैसे बचाए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि चांदीपुरा वायरस है क्या। तो चांदीपुरा वायरस कोई ऐसा वायरस का एक पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, लेकिन साइंटिस्ट और डॉक्टर लोग उसको नाम देते हैं। तो ये चांदीपुरा वायरस का नाम ऐसा क्यों दिया गया उसके बारे में हम जानते हैं कि सर्वप्रथम 1965 में महाराष्ट्र के एक चांदीपुरा नामक गांव में एक वायरस फैला था और उससे कई बच्चे संक्रमित होकर मर गए थे। अब ये वायरस जो था उसका नाम वैज्ञानिकों ने चांदीपुरा दिया, क्योंकि वो गांव का नाम चांदीपुरा था। वापस 2024 में गुजरात में ही साबरकांठा विस्तार में ऐसा ही बच्चे संक्रमित होकर मरने लगे और बाद में जांच से टेस्ट से पता चला कि ये वही वायरस है जो 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा नामक गांव में फैला था। तो उसकी पहचान की गई, इसके लिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस दिया गया, क्योंकि ये चांदीपुरा नामक गांव में ये वायरस फैला था और उससे हजारों बच्चे संक्रमित होकर मर गए थे। अब हम देखते है कि चांदीपुरा वायरस है वो कैसे फैलता है। अलग अलग जो वायरस है उसके जो फैलते हैं उसके अलग अलग साधन होते हैं, व्हीकल होते हैं। तो ऐसे चांदीपुरा वायरस किसे फैल सकता है इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम उसकी रोकथाम के लिए प्रयत्न कर पाए और वो प्रयत्न सफल हो पाए। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि चांदीपुरा वायरस है वो मच्छर से फैलता है। अभी आप देखिए, मच्छर काटने पर वो उत्पन्न नहीं होता है, रोग नहीं होता है, लेकिन किसी ने मच्छर काटा और उसमें वो चांदीपुरा वायरस से फिर उसी मच्छर ने दूसरे को काटा, तो मच्छर एक व्हीकल बनता है वायरस को ले जाने वाला। तो इसमें भी मच्छर व्हीकल बन रहा है, यानी मच्छर से फैलता है। बालू मक्खी से वो फैल सकता है, टीक चिचड़ी से वो फैल सकता है और काली मक्खी से फैल सकता है। तो इसलिए ये इस प्रकार के जंतुओं से फैल सकता है, इसकी एक स्पेशल कैटेगरी है। और वायरस को इसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी कीट पतंग के द्वारा वायरस फैलता है, इसकी एक रखी गई है। इसके भी हमने पिछले वीडियो में इसकी बात की है कि वायरस फैलाने वाले कौन कौन से होते हैं। उसमें से हमने एक फोल्डर में बताया था कि ये कीट पतंग के द्वारा फैलने वाला वायरस है। तो ये कीट पतंग से फैलने वाला वायरस है, यानी कि इस प्रकार के जंतुओं से वो फैलता है। अब हम देखते हैं कि चांदीपुरा वायरस अभी तो फैल रहा है, तो कोई संक्रमित हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये जब वायरस से कोई संक्रमित होता है बच्चा, तो उससे क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बच्चे को सर्दी जुकाम होता है सर्वप्रथम तो। उसके बाद सिर में दर्द के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, उल्टी के लक्षण दिखते हैं, दस्त होने के लक्षण दिखते हैं, तेज बुखार आ सकता है और वो तेज बुखार के कारण दिमाग में सूजन आती है और दिमाग का दौरा पड़ने से बेहोशी या तो फिर मौत भी हो सकती है। तो ये पूरे के पूरे जो लक्षण है वो चांदीपुरा वायरस के लक्षण है। इसमें से लक्षण जो देखने को मिले तो हम मान सकते हैं कि इससे चांदीपुरा वायरस का संक्रमण हुआ है, इसमें चांदीपुरा वायरस का संक्रमण हुआ है। अब देखते आगे कि चांदीपुरा वायरस खतरनाक क्यों है। तो आप देखते ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के वायरस खतरनाक है, लेकिन चांदीपुरा वायरस ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि चांदीपुरा वायरस 14 साल तक के बच्चों को संक्रमित करता है। यानी पहला तो बच्चों को संक्रमित करता है, और आपको पता है बच्चे इतने अवेयर नहीं होते हैं, बच्चे इतने दक्ष नहीं होते हैं कि वो लक्षण को जान पाए, और वो इतने सजाग नहीं रहते हैं अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए। इसके लिए बच्चों को ये हो रहा है, और बच्चे ही ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं, स्कूल्स में
में हो, खेल में हो, बच्चे ही एक दूसरे से सबसे ज़्यादा मिलते हैं, असावधानी से मिलते हैं। इसके लिए ये बच्चों को ही संक्रमित कर रहा है, इसके लिए खतरनाक है। दूसरा कारण ये है कि चांदीपुरा वायरस का जो डेथ रेट है वो 56% से 75% का है। यानी कि 100 बच्चे यदि संक्रमित होते हैं तो उससे 56 से लेकर 75 बच्चों तक मौत हो जाती है। यानी कि आप विचार करिए कितना खतरनाक है। अभी तक जहां जहां पर भी संक्रमण हुआ है वहां तक 100 बच्चे को हुआ है तो करीब करीब 45 से 70 बच्चे तो अभी तक के डेथ रेशियो में आ गए हैं। यानी कि ये प्रायः इसी रेशियो के है, वो मतलब इसका जो रेशियो है वो 56 से लेकर 75% का है, जो बहुत ही ज्यादा है। इसके लिए ये खतरनाक है। और तीसरा, चांदीपुरा वायरस है वो बहुत तेजी से फैलता है। इसके लिए देखिए अभी तो चालू ही हुआ था गुजरात में, एक साबरकांठा में, अभी बहुत जगह पर वो फैल गया है, गुजरात और गुजरात के बाहर प्रदेशों में। अभी कहाँ कहाँ फैला है उसकी वर्तमान स्थिति को यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले गुजरात में साबरकांठा विस्तार से चालू हुआ और उसके बाद गुजरात के अभी की लेटेस्ट खबर के अनुसार 22 जिले और आसपास के राज्यों में भी वो फैल चुका है, जैसे कि महाराष्ट्र में, जैसे कि बंगाल में, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी उसका संक्रमण अभी हो गया है। तो ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है और वर्तमान स्थिति में अभी ये वायरस पूरा का पूरा इतना फैलता जा रहा है, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो ये हमने देखी कि वर्तमान परिस्थिति क्या है। अब वायरस ये एक चांदीपुरा था, तो आपको प्रश्न होगा कि अभी ही कोरोना वायरस गया, उसके बाद चांदीपुरा वायरस आ गया और फिर से हमारी चिंता बढ़ गई, टेंशन बढ़ गया। तो हर एक व्यक्ति को एक प्रश्न आता है कि ये सारी जो महामारियां है वो कैसे फैलती है, क्या अचानक वो फैल जाती है, कि उसका क्या कारण होता है। तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में महामारी फैलने के कारण बताए हैं। तो वो हम देखते हैं कि ये महामारियां क्यों फैलती है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मनुष्य जाति में, आयुर्वेद में ही ये बताया गया है कि मनुष्य जाति में अधर्म, पाप कर्म, प्रज्ञापराध जब बढ़ जाता है तब वायु से जल, जल से देश और देश से काल दूषित हो जाता है और उससे महामारियां फैलती है। उसी को आयुर्वेद में जनपदोध्वंस कहा गया है और हमारा स्पेशल वीडियो एक इस पर है, जनपदोध्वंस यानी महामारी। वो आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो को अवश्य देखिए। शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर ही वो वीडियो डाला गया है कि महामारियां फैलती कैसे है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी महामारियां बार बार फैलती है, उसमें मुख्यतः से मनुष्य ही जिम्मेदार होता है। वही गलती करता है, वही प्रज्ञापराध, अधर्म या पाप कर्म करता है और उसके फल भी ज्यादातर वही भोगता है। इसके लिए आप देखेंगे कि वायरस और पशु पक्षियों को तो कम संक्रमित करता है, ज्यादातर जो संक्रमित होकर मरते हैं वो मनुष्य ही होते हैं। तो सर्वप्रथम इसका साइंस, इसके पीछे का जो एक विज्ञान है, मनोविज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, वो हम समझते हैं। कर्म का विज्ञान है वो हम समझते हैं। तो कर्म का विज्ञान ऐसा कहता है कि जो व्यक्ति करता है उसी को उसका फल भोगना पड़ता है, वो चाहे व्यक्ति हो या उसका ग्रुप हो या उसकी समष्टि हो। तो हम देखते हैं कि उदाहरण के रूप में देखते हैं कर्म के विज्ञान को, जिसको भगवद गीता में भी बताया गया है, वेदों में भी बताया गया है। तो कर्म विज्ञान ये है कि सर्वप्रथम व्यक्ति ही कुछ ऐसा कुकर्म, प्रज्ञापराध, पाप करता है और फिर फल भी उसी को भोगना पड़ता है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम प्लेग का उदाहरण देखें तो मनुष्य ने पूरे के पूरे बड़े बड़े भवन बनाए और उसमें जो चूहे वहां पहले से रह रहे थे तो उसने इस तरह से बनाया कि वो बाहर नहीं जा पाए। तो इसका कारण क्या हुआ, इसके बदौलत क्या हुआ कि वो चूहे वगैरह जो है वो बारिश आई, पानी भर गया, बाहर नहीं जा पाए और जो बाहर थे वो अंदर नहीं आ पाए। तो इसके कारण चूहों की मृत्यु हो गई। और कोई भी पशु पक्षी या जब वो मरता है और वो कोई कारण से आघात से मरता है तब वो एक वो बचाओ जैसे हम करते हैं उसी तरह से एक आह निकलती है उससे और वो बहुत नेगेटिव होती है। और पशु की आह से क्या होता है या पक्षियों की आह से क्या होता है कि एक कुदरती रूप से एक प्रकार का वायरस निकलता है और वो वायरस, आह से निकला हुआ वायरस मनुष्यों में फैल जाता है। अब डायरेक्ट तो पशु कुछ नहीं कर पाया,
क्योंकि वो बहुत कमजोर था और वो तो मर गया, अब वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ऐसे हजारों एक साथ मर गए तो एक की आह कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन एक साथ यदि हजारों मर गए तो उसकी आह के रूप में, मतलब कर्म का जो सिद्धांत थे वो प्रतिकर्म के रूप में वो परावर्तन हुआ और वो वायरस वहां से निकले जो मनुष्य को मारने लगे। प्लेग में देखिए ऐसा ही हुआ था, चूहे बहुत बड़ी तादाद में मर गए थे मनुष्य के कारण, और वो चूहे से फिर वायरस भी ऐसा ही निकला। जो कितने जीव जंतु है 84 लाख, अभी हम गिने तो 1 लाख या 2 लाख जितनी तो प्रजाति अभी वैज्ञानिक मानते हैं इस आसपास में घूमने वाले, वो किसी को कुछ नहीं हुआ, केवल मनुष्य को प्लेग हुआ सूरत में। आगे हम देखते हैं कि बर्ड फ्लू भी मुर्गे बड़ी तादाद में जब मर गए और वो एक बड़ी तादाद में मर गए तो उसमें से एक वायरस निकला जिसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं, और वो भी मनुष्य जाति को ही उसने बड़ी मात्रा में बड़ी तादाद में संक्रमित किया। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं स्वाइन फ्लू का। स्वाइन फ्लू में भी ऐसा ही हुआ, एक कंपनी ने एक केमिकल, एक पूरे के पूरा केमिकल एक जलाशय में डाल दिया, बड़े जलाशय उससे दूषित हो गए। वो जलाशय से जो पानी पिया सुअरों ने और उसके कारण बड़ी तादाद में वो मर गए, और वो मर गए थे उसकी आह के रूप में एक वायरस निकला जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, और हजारों लाखों लोगों को वो वायरस ने मार दिया। देखिए ये स्वाइन फ्लू वैसे कोरोना के पर भी ऐसा ही इतिहास देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी तादाद में चमगादड़ों को मारा गया, और वो मरे हुए चमगादड़ जो थे उसकी आह से फिर वायरस फैला जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, और वो बड़ी मात्रा में फैल गया। तो वायरस का जो इतिहास है वो यही बताता है, कर्म की थ्योरी को सच करता है, और कर्म की थ्योरी को ही वो एक प्रकार के उदाहरण के रूप में वो हमको दिखाता है कि बड़ी तादाद में जब कोई भी प्रकार के पशु पक्षी या इस तरह के बड़ी मात्रा में जिसकी हिंसा होती है तो उससे उसकी आह से एक उसी से वायरस निकलता है, और वो किसी और को नहीं मनुष्य जाति में ही वो फैल जाता है। तो ये पूरा के पूरी महामारी का एक कर्म विज्ञान है जो वेद में गीता में बताया गया है, वही विज्ञान और मनोविज्ञान यहाँ काम करता है। अब हम देखते हैं कि तो ऐसा होता जा रहा है कि भाई ये फैलता जा रहा है, तो ये तो समझ गए कि उसकी आह से वायरस निकला और फैल गया, बराबर है। लेकिन वो तो बड़ी सब जगह फैल गया था, तो कुछ ही लोग मरे और कुछ लोग बच गए, तो ऐसा क्यों हुआ? मानो वो ऐसा फैल जाना चाहिए था, ऐसा फैल गया था कि उससे तो सब लोग मर जाने चाहिए थे, लेकिन सब तो मरे नहीं। वो चाहे प्लेग हो, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, कोरोना हो, कोई भी प्रकार का खतरनाक से खतरनाक वायरस हो, वो कुछ ही लोगों को मार पाया, सब लोगों को नहीं मार पाया। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण एक कुदरत ने जैसे उसके पास आह दी है, और आह से वायरस पैदा होते हैं, और उसमें जो एक शक्ति छोड़ी है हमको मारने की, संक्रमित करने की, उसी तरह से हम में भी कुदरत ने एक कृपा करके शक्ति रखी है, उसका नाम है इम्यून सिस्टम। तो हमको कोई यदि बचा सकता है, इसीलिए सब नहीं मरते हैं। क्यों? क्योंकि कुदरत ने जैसे उसको शक्ति दी है एक संक्रमित होने की, उसी तरह से मनुष्य के पास भी एक शक्ति दी हुई है बचने की, उसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो महामारी से जो कोई हमको बचा सकता है, वो चाहे किसी भी प्रकार की महामारी हो, सभी ले लीजिए, किसी भी प्रकार की महामारी जो कल फैली थी, मानो सालों पहले फैली हो, आज फैली हो, या सालों बाद फैलने वाली हो, किसी भी प्रकार की महामारी में जो हमको बचा सकता है वो है इम्यून सिस्टम। यानी कि महामारी से हमको बचाने के लिए कुदरत ने एक ये प्रणाली दी है, एक तंत्र दिया है, उसका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र। उसको समझेंगे। जैसे आपको पाचन तंत्र के बारे में पता होगा, वो खुराक का पाचन का काम करता है। श्वसन तंत्र के बारे में पता होगा, वो श्वसन तंत्र जो श्वसन लेने का और निकालने का काम करता है। उसी तरह से प्रतिरक्षा तंत्र, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आए या वायरस आए तो उसके सामने सैनिक खड़ा करके उसके सामने लड़ने का और शरीर को बचाने का, सभी तंत्रों को बचाने का कार्य करता है, वो है प्रतिरक्षा तंत्र। इसके लिए इसका नाम प्रतिरक्षा तंत्र है, क्योंकि वो क्या करता है, ये सारे तंत्र तभी काम कर पाएंगे जब दुश्मन इस पर हमला नहीं करेंगे, और ये सभी तंत्रों को बचाने के लिए सबसे फ्रंट एंड पर आता है प्रतिरक्षा तंत्र। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ये तंत्र।
ये तंत्र पर ध्यान नहीं दिया और बाकी के सारे तंत्र बराबर काम कर रहे हैं तो भी वो सुरक्षित नहीं है। वो आज काम कर रहे हैं लेकिन कल नहीं भी कर पाएंगे, कल वो कोलैप्स भी हो जाएंगे। तो इसको बचाने का जो काम करता है वो है प्रतिरक्षा तंत्र। इसके लिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। प्रतिरक्षा तंत्र में हम देखेंगे तो इतने सारे ऑर्गन से लेकर ग्रंथियों से लेकर सब कुछ आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा का सारा प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है, बराबर। उसको उदाहरण में हम समझे तो किसी देश के पास एक आर्मी होती है, उसी तरह से शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है, बराबर है। एक पूरा तंत्र है। अब प्रतिरक्षा तंत्र, जैसे आर्मी के पास सैनिक होते हैं, बराबर है, तो वो प्रतिरक्षा तंत्र के पास WBC होता है, बराबर है, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो सैनिक के रूप में मौजूद है, बराबर है। फिर आर्मी के पास एक वेपन पावर होता है जिसको शक्ति कहते हैं। यहां पर वो शक्ति के रूप में इम्यूनिटी है, बराबर है। फिर जैसे सैनिक के पास हथियार होते हैं, गोली होती है, उसी तरह से यहां पर एंटीबॉडी है जो WBC के पास होती है। और ये गोली जिसको मारनी होती है वो सामने कोई होता है, वो दुश्मन कहते हैं। वो चाहे पाकिस्तान के हो चाहे चाइना के हो, सैनिक होते हैं, चाइना के पाकिस्तान के सैनिक। उसी तरह से मतलब बाहर से आए हुए दुश्मन देश के सैनिक, उसी तरह से यहाँ पर बाहर से आए हुए जीवाणु, विषाणु और विष द्रव्य होते हैं, उसको कहते हैं एंटीजन, यानी कि दुश्मन, बराबर है। तो क्या करता है प्रतिरक्षा तंत्र, सैनिक को यानी WBC को भेजता है। वो कितना भेज पाता है वो उसकी इम्यूनिटी, वेपन पावर पर मतलब वो भी बड़ा उसमें रोल करता है कि वो हार जाएगा जीत जाएगा, कैसी प्रणाली करेगा, वो सब कुछ। फिर गोली होती है, वो एंटीबॉडी होती है, और जिसको गोली मारते हैं, जिसके सामने लड़ते हैं, वो होते हैं एंटीजन यानी कि दुश्मन। तो ये पूरा का पूरा प्रतिरक्षा तंत्र यहाँ पर समझाया गया है। ये सैनिक है, उसके पास ये मतलब जो है वो सैनिक के पास जो होता है वो एंटीबॉडी है, मतलब गोलियां वगैरह है, और वो सामने जिसके पास दुश्मन को लगाते हैं वो एंटीजन है। वो समझ लेंगे आप, यहाँ पर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और यही आप याद रखें तो अगली स्लाइड्स में हम उसका पूरा का पूरा आपको समझाएंगे कि वो किस तरह से शरीर के अंदर कार्य करता है। ये तो आपने उदाहरण देख लिया पूरा का पूरा। अब हम देखते हैं कि शरीर के अंदर इसकी प्रणाली किस तरह से होती है, वो सूक्ष्मता से हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, बराबर है, और हमको कैसे बचाता है, खास करके क्योंकि उसका काम ही हमको बचाने का है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पहले हम समझ लेते हैं कि भाई जो दुश्मन है उसका स्वरूप क्या है, बराबर है, और दुश्मन किस प्रकार से अटैक करता है, और वो अटैक से इम्यून सिस्टम हमें कैसे बचाती है। तो उसका पूरा का पूरा हम देखते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम हम देखते हैं जो दुश्मन है उसको पहले जान लेते हैं। ये वायरस है पूरा का पूरा। अब ये जो वायरस का बाहर का भाग है उसको हम एनवेलप प्रोटीन कहते हैं। ये एनवेलप प्रोटीन है। अब देखिए ये जैसे इंजेक्शन की सुई होती है उस तरह से पूरी की पूरी सुई लगी हुई यहाँ पर, उसको पूरे के पूरे को एनवेलप प्रोटीन कहते हैं। और वायरस में कुछ बड़ा चौड़ा तंत्र नहीं होता है, उसमें क्या होता है, ऐसा एक एनवेलप प्रोटीन पूरा का पूरा, और अंदर आरएनए या डीएनए। वो किस प्रकार का वायरस है, आरएनए प्रकार का वायरस होगा तो उसके अंदर एक पूंछ आरएनए और 2 पूंछ डीएनए। उसकी बात हमने पहले वीडियो में हालांकि कर दी है आरएनए और डीएनए के बारे में। तो ये एक हम जानेंगे कि ये एनवेलप प्रोटीन होता है यहाँ पर, बराबर है। अब वायरस सर्वप्रथम शरीर में संक्रमित होता है तो उसको कहते हैं कि वायरल अटैक, यानी कि देखिए वायरस का अटैक हुआ यहाँ पर। तो ये आइए सर्वप्रथम वो क्या करता है, तो हमारे जो बॉडी सेल है, ये बॉडी सेल है हमारा, देखिए यहाँ पर। अब इसी को हमने बड़ा करके यहाँ पर दिखाया है, यही बॉडी सेल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि वायरस जो अटैक करता है बॉडी सेल पर अटैक करता है। तो आपको ये लगेगा कि भाई वायरस क्या बड़ा होता है तो अटैक कर दे, ऐसे तो बड़ा व्यक्ति छोटे पर अटैक करता है। तो यहाँ ये साइंस काम नहीं करता है, ये लॉजिक काम नहीं करता, यहाँ दूसरा लॉजिक है। यहाँ पर है क्या, वायरस की साइज क्या होती है, देखिए 90 से 100 nm, और हमारे बॉडी सेल की साइज क्या होती है, 10,000 से लेकर 1 लाख nm।
तो ये वायरस अटैक करता है तो कैसे करता है, तो मैं एक उदाहरण दूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे इंजेक्शन देता है डॉक्टर, तो इंजेक्शन क्या करता है, अपना जो अंदर लिक्विड है वो शरीर में दाखिल कर देता है। उससे वो मतलब नहीं है वो लिक्विड शरीर से बड़ा है छोटा है कुछ नहीं, लेकिन उसको काम जो करना है तो क्या करता है, जैसे जहर का इंजेक्शन है, तो जहर का इंजेक्शन यदि किसी को देना हो तो क्या करते हैं, इंजेक्शन यहाँ लगाते हैं, उसकी सुई के ऊपर जो होता है वो निकाल देते हैं, उस सुई के ऊपर जो डट्टी होती है, कवर होता है, वो निकाल कर सीधी सुई, और उसके बाद वो सुई को चिपकाते हैं, और चिपकाने के बाद सीधा यहाँ से छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद वो लिक्विड अंदर चला जाता है और आदमी को मार देता है। जहर के इंजेक्शन के बारे में वो दूसरा है तो दूसरी इफेक्ट करता है, लेकिन सर्वप्रथम ये है कि वो सुई उसमें लगती है। उसी तरह से वायरस के पास सुई है, ये इसको एनवेलप प्रोटीन कहते हैं, वो कोष पर लग जाती है। कोष पर जैसे ही लग गई यहाँ पर, उसने क्या किया, यहाँ पर ये कोष देखिए आप, उसने क्या अपना आरएनए या डीएनए इसके अंदर छोड़ दिया। ये दूसरा स्टेप हुआ, बराबर है। पहला स्टेप सीधा अटका और उसने लगा दी सुई, सुई लगाकर दूसरा स्टेप अपना जो आरएनए या डीएनए छोड़ा यहाँ पर, बराबर है। आरएनए डीएनए छोड़ते ही क्या हुआ, बॉडी का जो सेल था वो डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब बॉडी का सेल क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि जो आरएनए और डीएनए दूसरे गए, उसने उस स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दिया, अपना स्ट्रक्चर वहां बना लिया। तो ये क्या हुआ, बॉडी सेल डिस्ट्रॉय हुआ। दूसरे क्रमांक पर ये बॉडी सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो बॉडी सेल डिस्ट्रॉय हुआ, ये दूसरे नंबर पर आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से वो डिस्ट्रॉय होते ही अपना आरएनए डीएनए इसका अब चला गया, अब वायरस का आ गया, तो वायरस में बढ़ोतरी होने लगी। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे के पूरे वायरस बढ़ने लगे। अब ये जो डिस्ट्रॉय हुआ वो मरा तो एक आह छोड़ी उसने, मतलब एक केमिकल सिग्नल दिया। मरते हुए जैसे हमने देखे चूहे ने आह छोड़ी तो वायरस फैला, उसी तरह से यहाँ पर शरीर का कोष मरा तो उसने एक केमिकल सिग्नल दिया। ये रेड 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 जो देखे हैं ना, मतलब रेड के जैसे ये गुलाबी कलर के है ये, तो वो सब वो सिग्नल है, केमिकल सिग्नल है। वो रक्त नलिका के पास गए सीधे के सीधे, मतलब किसी ने बचाओ ऐसी आवाज दी और सीधी वो आवाज वहां पर गई। उसी तरह से यहां पर केमिकल सिग्नल गया और रक्त नलिका में गया। अब वो सुन ली इसने बात, क्योंकि हर एक कोष जीवन थे, तो उसमें क्या किया, रक्त नलिका ने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया, ये देखिए। चौथे नंबर पर केमिकल सिग्नल गया, पांचवें नंबर पर श्वेत रक्त कोशिका प्रतिरक्षा के लिए तैयार कर दी। ये श्वेत रक्त कोशिका है, अब देखिए वो सैनिक तैयार कर दिए हमने, देखे वो सैनिक है, बराबर है। वो सैनिक तैयार कर दिए जिसको हम WBC कहते हैं, वो तैयार कर दिए, वो भेजने लगे, बराबर है। तो पांचवा हुआ श्वेत रक्त कोशिका प्रतिरक्षा के लिए तैयार कर दी, अब उसको भेज दी। अब वो श्वेत रक्त कोशिका इस प्रकार की है और इसके अंदर जैसे कि वायरस के अंदर डीएनए आरएनए था, उसी यहाँ पर भी उसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का आकार क्या है, ये वाई के जैसा है, देखिए ये वाई 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 लग रहा है यहाँ पर, पूरे 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 है, बराबर है। ये एंटीबॉडी है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं, बराबर है। अब हम देखते हैं कि वायरस की जो साइज थी 90 to 100 nm, अब वो चिपक जाता था बहुत बड़े, उससे बड़े ह्यूमन बॉडी सेल पर, बराबर है। तो इससे वो बड़ा था। अब हम देखते हैं कि ये जो एंटीबॉडी है उसकी साइज 10 nm है, यानी वायरस से बहुत छोटी। तो वायरस जैसे छोटा था तो यहाँ लग जाता था, उसी तरह से जो एंटीबॉडी होती है वाई आकार की होती है, ये इसकी 10 nm साइज है, बराबर है। और जो श्वेत रक्त कोशिका है उसकी साइज है 12,000 to 15,000 nm, मतलब उससे ये एंटीबॉडी निकलता है। ये बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, और उसके अंदर 10 nm का एंटीबॉडी है। इसकी साइज है 12,000 से 15,000 nm, और उसके अंदर 10 nm का एक एंटीबॉडी है जो वाई 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 निकलते हैं यहाँ पर। तो वो एंटीबॉडी छोड़ते गए। अब एंटीबॉडी ने क्या किया, तो ये 7वां स्टेप आप देख रहे हैं, वायरस पर एंटीबॉडी ने ट्रैप किया, बराबर है। अब वो क्यों करते हैं, देखिए ट्रैप क्यों करते हैं। तो एंटीबॉडी निकला तो यहाँ पर वायरस ने वायरस को ट्रैप कर लिया। तो ये इसको जूम करके यहाँ बताया गया है कि एनवेलप प्रोटीन पर एंटीबॉडी का ट्रैप हो गया है, जाली बिछा दी। अब क्या थे देखिए, दुश्मन की शक्ति कहाँ पर थी, वायरस में खुद बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी शक्ति कहाँ पर थी, जो सुई थी ना उसकी, ये
वो लग जाती थी कोष पर, और कोष पर सुई लगते ही ये कोष बड़ा होने के बावजूद भी इसकी सुई यहाँ लगने से वो अपना आरएनए डीएनए डाल देता था यहाँ पर, और ये आरएनए डीएनए आया तो इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिस्टर्ब करके खत्म कर देता था। अब ये जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है, वाई 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 आकर की वो यहाँ पर चिपक जाती है। देखिए यहाँ पर वो एक्चुअल चित्र यहाँ पर है, और इसी को जूम करके यहाँ पर बताया गया, वो ट्रैप किया है, छाली कर दी है पूरी की पूरी। आप देखिए जैसे सुई के ऊपर हम वो लगा दे तो सुई अंदर नहीं जा पाएगी, बराबर है। यहाँ पर उसके ऊपर वो लगा दे कवर, उस तरह से ये कवर कर देते हैं, देखिए ट्रैप कर देते हैं, जिसको ट्रैप करना कहते हैं। तो अब इसकी शक्ति खत्म। अब वायरस क्या, जब तक वो चिपकेगा नहीं को बॉडी सेल को, तब तक अपना आरएनए और डीएनए जो भी है उसके पास वो यहाँ पर डाल नहीं सकता है। तो अब उसकी शक्ति खत्म हो गई। अब ये घूमने लगा बिना शक्ति का, बराबर है। तो ये घूमने लगा तो क्या किया, जो 8वीं है श्वेत कोशिका द्वारा वायरस का भक्षण, वो क्या है कि श्वेत कोशिका 12,000 से 15,000 एनएम की है, और उसने क्या कर दिया, वायरस का भक्षण कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे WBC निकले, और वो पहले तो एंटीबॉडी निकालकर सारे वायरसों को ट्रैप करने लगे, ट्रैप करने के बाद उसका भक्षण करने लगे तो वायरल लोड कम हो गया, वायरस का खात्मा हो गया, और पूरा का पूरा मतलब बॉडी अच्छा हो गया, बराबर है। तो ये श्वेत रक्त कोशिका इतनी बड़ी होती है 12,000 से 15 एनएम, इसलिए वो वायरस जो होता है वो 90 से 100 एनएम का होता है, इसके लिए उसका भक्षण कर पाती। देखिए ये ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद भक्षण कर लिया, बराबर है। ये भक्षण किया हुआ यहाँ पर है, जिस ऑलरेडी भक्षण कर दिया है अंतिम में, तो ये बचा अभी ये बचा वो हमारे ही बॉडी का जो श्वेत रक्त कोशिका थी वो बच गई, और वायरस सारे खत्म हो गए। वो कब होते हैं, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रोंग होता है। इसके लिए कोई भी महामारी में जैसे हजारों लाखों मनुष्य मर जाते हैं, उसी तरह से हजारों लाखों मनुष्य बच भी जाते हैं। वो क्यों बच पाए, क्योंकि उसकी जो ये प्रतिरक्षा सिस्टम थी, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र था, वो प्रबल था। तो इसके लिए कोई भी महामारी आए तब व्यक्ति को बचने के लिए ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो स्ट्रोंग करना होता है, बराबर। तो ये साइंस आपने समझ लिया कि कोई भी महामारी फैले कभी भी, तो उससे मानो कि हजारों लाखों लोगों की मरने की संभावना है, उसी तरह से बचने की भी संभावना है। तो बचने के लिए क्या करना होगा, किस पर काम करना होगा, तो एक ही पर काम करना होगा, और वो है इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही हमें इस तरह से बचाता है, बराबर है। अब हम देखते हैं कि अभी का जो चांदीपुरा वायरस है उसका जो अटैक है किसके ऊपर है, बच्चों के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं कि किसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की, मजबूत करने की जरूरत है, बच्चों की इम्यून सिस्टम। तो अब हम देखते हैं कि बच्चों की इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों की इम्यून सिस्टम मजबूत करना अभी हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। सोसाइटी के बच्चे जो है उसकी इम्यून सिस्टम मजबूत करनी बहुत आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि एलोपैथी या ऐसी किसी भी प्रकार की पथी के पास इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में कुछ नहीं है, यानी कि और तंत्र के बारे में तो उसके पास बहुत सारी दवाइयां है, लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में उसके पास कोई दवाई नहीं है। हाँ, वैक्सीन अवश्य है, लेकिन वैक्सीन भी 10-15 साल रिसर्च के बाद निकलती है, जब वो वायरस को ठीक से पहचान कर उसमें एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल के बाद वो निकाली जाती है। तो उससे 15-20 साल चले जाते हैं, तब तक वायरस अनेक लाखों लोगों को मार देता है। तो आयुर्वेद के पास वो जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक अद्भुत उपाय, और खास करके अभी बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों की इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए 3000 साल पहले के काश्यप संहिता ग्रंथ में, जो आयुर्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ काश्यप संहिता माना जाता है। और दुर्भाग्य यह है कि वो ग्रंथ पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि जब नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई तभी यह ग्रंथ जल गया था, बहुत ही पोषण में, लेकिन उसका बहुत कुछ भाग अभी मिल रहा है। और जो मिल रहा है उसमें वर्णन आता है, वो है मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन का, यानी कि सुवर्ण प्राशन का वहां वर्णन आता है। तो वो वर्णन बच्चों की इम्यूनिटी, वो उसमें वर्णित जो ये मेडिसिन है या तो फिर इम्यूनिटी टॉनिक है,
वो बच्चों की इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है और एकमात्र उपाय है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये प्रायः जैसे काश्यप संहिता का बहुत भाग लुप्त हो गया था, उसी तरह से काश्यप संहिता में वर्णित ये औषधि प्रायः लुप्त हो गई थी, इसका कंसेप्ट लुप्त हो गया था। तो 1970 में परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने इसको पुनः जीवित किया, पुनः उसको खोजबीन की, 37 प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे ये 37 प्रकार के एक्सपेरिमेंट के बाद उसने ये फॉर्मूला को ढूंढ निकाला, जिसको हम आज मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मंत्र और औषधि दोनों के सम्मिलित होने के बाद बनता है, तो उसकी बहुत सारी इफेक्ट है इम्यूनिटी के ऊपर। तो ये मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन है और बच्चों को किस तरह से देना चाहिए, तो यहाँ पर उसका डोज लिखा है। कोई भी बच्चा इसको ले सकता है। तो 0 से लेकर 15 साल की उम्र तक ये जो टॉनिक है वो बहुत ही उत्तम कार्य करता है। प्रतिदिन सुबह उसको खाली पेट 3 से 10 बूंद तक पिला सकते हैं बच्चों को। उससे उसको क्या होगा, इम्यून सिस्टम मजबूत होगी। तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए ये 3000 साल पुराना तरीका आज भी उतना ही लाभदायी है। तो ये हमने देखा कि इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे करें। अभी हम देख सकते हैं कि अभी जो वायरस फैला है उसमें इसके साथ क्या करें। ये तो एक देना ही है हर एक बच्चों को, लेकिन इसके साथ क्या करें हम। तो अभी हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जब महामारी कोई भी फैली हो तब 2 बातों का या 2 सूत्रों का ध्यान रखना होता है। सर्वप्रथम अपथ्य का त्याग, यानी कि जिसके जो कारण के रूप में हमको लगता है कि इसके कारण महामारी फैलेगी, तो ये अपथ्य का त्याग किसी भी रोग की आधी चिकित्सा है। मतलब सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम परिवर्जनम, यानी कि निदान का परिवर्जन करना, कारणों का परित्याग करना, वो आधी चिकित्सा है। ये एक भाग हो गया। दूसरा भाग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम इलाज से बेहतर है। मतलब किसी रोग से बचने के लिए उसकी सावधानियां जो होती है वो बहुत बड़ा रोल करती है। तो ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं, जिसके बारे में हम आगे बताते जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये 2 वस्तु का ध्यान रखना है। एक तो जिसके कारण वो फैलता है उसका त्याग करना है, और दूसरा सावधानियां रखनी है बचने की। तो अब हम देखते हैं कि चांदीपुरा वायरस के बचने के उपाय को हम 2 भाग में बांटते हैं कि अभी जो चांदीपुरा वायरस है उसको बचने के लिए 2 भाग है। सर्वप्रथम ये है कि अभी फैल गई है चांदीपुरा जैसी महामारी, तो चांदीपुरा वायरस जैसे लक्षण बच्चों में अभी नहीं दिखे हैं, तो क्या करें। स्टेप 1 2 3 4 क्या करें बचने के लिए, बराबर है। तो एक कॉमन है कि मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन जो हमने बात की वो तो बच्चों को देना ही है। अब वो लक्षण अभी तक नहीं दिखे बच्चों में, तो क्या करें। और चांदीपुरा वायरस जैसे लक्षण आपको दिखने लगे बच्चों में, तो क्या करें। 1 2 3 4 तो ये दोनों हम व्यवस्थित रूप से समझेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इसका पता चल जाए। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम तो प्रतिदिन घर पे धूपन करें। आयुर्वेद में किसी भी औषधि के 3 स्वरूप माने हैं। घन, प्रवाही, वायु। हम चूर्ण वटीगुटी लेते हो, घन स्वरूप हो गया। लिक्विड लेते हैं, क्वाथ, सिरप वगैरह, प्रवाही रूप हो गया। और वायु स्वरूप हो गया धूपन के रूप में। तो यहाँ पर प्रतिदिन घर पे धूपन करें, बराबर है। प्रतिदिन घर पे जो अलग अलग औषधियों का धूप करना है, बराबर है। नीम, गुगुल या रोग रक्षक धूप से धूपन करना है। क्यों करना है उसको, क्योंकि जीव जंतु, मक्खी, मच्छर आदि घर से दूर हो और सूक्ष्म वायरस और जीवाणु से भी हमारी रक्षा हो। कैसे करना है, बहुत ही आसान है। गोबर के कंडे जला ले, वो पूरे के पूरे जल जाए। उसके बाद उसमें हमने जो बताई, नीम, गुगुल, कपूर, सूखा नीम या फिर रोग रक्षक धूप, इसमें से ये औषधियाँ थोड़ी डाल दें और वो अपने घर पे भी करे, और जाने के बाद बाहर आंगन में भी करे, और हो सकता है तो आपके आसपास के इलाकों में भी करे, जो गार्डन वगैरह है उसमें भी ये करे, ताकि हम उससे बच पाए। तो ये पहला स्टेप है, प्रतिदिन घर में धूपन करें। तो औषधि का वायु स्वरूप हो गया।
तो पहला जो वायु दूषित होता है महामारी में, तो सर्वप्रथम हम वायु के शुद्धिकरण का ये प्रथम कार्य करेंगे। दूसरा क्या करें, तो दूसरा करें कि जीव जंतु से बचने की युक्ति करें। हमको पता है ये मच्छर है या मक्खी है, इस प्रकार के जंतु से फैलता है। तो सर्वप्रथम क्या करना है, भोजन पानी या शरीर को भूल कर भी खुला नहीं रखना है। भोजन ढक कर रखे, पानी है तो पानी को भी ढक कर रखे, और रही बात शरीर की, तो शरीर को भी पूरा ढके ऐसे कपड़े पहने। बराबर है, कम से कम अभी महामारी फैली है तब तक तो बच्चों को भी पूरे के पूरे कपड़े पहनाए। बराबर है, क्यों? क्योंकि जीव जंतु व मक्खी मच्छर आदि से संक्रमण न हो। मानो कि हमको केवल एक ही पता है कि मक्खी या मच्छर काटते हैं तो ही उसका फैलाव होता है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में यही दिखाया जाता है। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि मक्खी या मच्छर कोई खुराक में या पानी में जब बैठता है और वो खुराक या पानी को लेता है तो उसका वायरस उसमें छोड़ता है, और बाद में वो भोजन या पानी हम लेते हैं तो उससे भी हमारा संक्रमण होता है। इसके लिए ऐसे संक्रमण से बचने के लिए हम ये करेंगे, मतलब बराबर है। क्यों करेंगे, तो इसलिए कि जीव जंतु मक्खी मच्छर आदि के संक्रमण से हम बच पाएंगे, हम ये ढकेंगे। तो कैसे उसको ढके, तो आपको पता है पूरा शरीर ढके ऐसे कपड़े बच्चों को पहनाए, मच्छरदानी लगाए, खास करके जब सोते वक्त मच्छरदानी लगाए, और कपड़े से या नेट से वो कोई भी वस्तु को, खाने पीने की वस्तु को ढक दे। तो ये हमने देखा क्या, क्यों, कैसे इसको करेंगे, हम जीव जंतु से बचने की युक्ति करेंगे। बराबर है। अब तीसरा हम देखते हैं कि आसपास साफ सफाई रखें, हाथ पैर भी साफ रखें, घर गार्डन रोड रास्ते आदि को स्वच्छ रखें। क्यों स्वच्छ रखें, क्योंकि आपको पता है कि गंदगी में ही ऐसे जीव जंतु और मक्खी मच्छर का उपद्रव होता है। तो यदि हम साफ सफाई रखेंगे तो ये उपद्रव कम से कम होगा या नहीं होगा। अब किस तरह से साफ सफाई रखेंगे, तो सर्वप्रथम आपको ट्रेडिशनल तरीके तो पता ही है कि भाई झाड़ू लगाना वगैरह वगैरह, लेकिन एक और तरीका भी आयुर्वेद का है। जो समुद्र शोष नामक वनस्पति है वो वहाँ पर बोई जाती है, और वो बोने से क्या होता है, वो सूख लेता है पूरा का पूरा पानी। तो ये समुद्र शोष जिस औषधि की मैं बात कर रहा हूँ, वो औषधि को बोएंगे तो आसपास जो भी है, मतलब ऐसे कीचड़ या फिर ऐसा कुछ पानी भरा है तो उसको सोख लेगी। मॉडर्न में हम देखें, मॉडर्न साइंस की दृष्टि से क्लोरीन सैनिटाइजर का भी उपयोग कर सकते होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से कपूर, नीम या उससे बना कोई भी द्रव्य या तो फिर गोनाइल का उपयोग साफ सफाई के लिए कर सकते हैं। पंचगव्य के साबुन का या उससे बनी कोई भी ऐसी हर्बल प्रोडक्ट का आप उपयोग कर सकते हैं साफ सफाई के लिए, ये पर्याप्त है। तो ये हम देखते हैं आप आसपास साफ सफाई रखें। अब चौथी हम बात देखेंगे कि आहार विहार का ध्यान रखें। क्या करें, घर का ही भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में नींद लें। मतलब बाहर का भोजन न करें, घर का भोजन करें, वो भी बासी भोजन और ठंडा भोजन छोड़ दें। बराबर है। तो एक है कि क्या करें, और पर्याप्त मात्रा में बच्चों को नींद लेने देता। क्यों? क्योंकि तभी बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर नहीं होगी। व्यवस्थित आहार लेने से और पर्याप्त निद्रा लेने से बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर नहीं होगी। कैसे? तो हम देखते हैं कि किस प्रकार का भोजन ले और किस प्रकार का न ले। तो हितकर आहार ले और अहितकर आहार छोड़ दे। आहार और विहार दोनों की बात है यहाँ पर। तो बच्चों के लिए कौन सा आहार हितकर है, कौन सा विहार हितकर है, और कौन सा आहार अहितकर है, कौन सा विहार अहितकर है, तो ये पूरा का पूरा आप हमारे एक वीडियो जो बच्चे और वृद्धचर्या का एक वीडियो है उसमें आप देख ले। इसी चैनल पर वो वीडियो हमने डाला हुआ है। बराबर है। तो वो आप देख लीजिएगा। पूरा का पूरा वीडियो, पूरे के पूरे वीडियो में हमने बच्चों के लिए हितकर आहार और अहितकर आहार की, और हितकर विहार और अहितकर विहार की पूरी बात वहां पर बताई है। तो ये खास करके चौथा स्टेप हो गया कि आहार विहार का ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि चांदीपुरा वायरस के बचने के उपायों में हमने 4 देखा। एक धूपन, एक युक्ति प्रयोग, एक साफ सफाई और आहार विहार। सुवर्ण प्राशन तो कॉमन ही है। अब हम देखते हैं कि चांदीपुरा वायरस ये कब है। ये है लक्षण दिखने से पहले, यानी कि जब बीमारी फैली है तो अभी बच्चों में ये लक्षण दिखे नहीं हैं तो ये सब करे।
अब मानो कि बच्चे संक्रमित हो गए, कोई बच्चा संक्रमित हो गया और उसको चांदीपुरा वायरस जैसे लक्षण दिखने लगे, तो क्या करें? तो अब हम ये जानेंगे कि चांदीपुरा वायरस के कौन से लक्षण दिखने हैं, तो फिर क्या क्या करना है लाइन से। तो हम देखते हैं स्टेप 1 2 3 4। तो उसमें हम देखते हैं कि यदि बच्चों में बुखार के लक्षण देखने को मिलते हैं, यदि उसको मानो कि बुखार आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या करें? तो इसके लिए आयुर्वेद में एक षडंग पानीयम कहा गया है। वो एक आयुर्वेद की औषधि है जो बहुत ही लाभदायी है और उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो नेचुरल तरीके से ही टेम्परेचर को डाउन करती है। तो इसका वर्णन चरक संहिता में बताया गया है और भी ग्रंथों में इसका वर्णन आया है। उसमें खास करके नागरमोथा, रतांजलि, खस, चंदन, परपट और सूठी, ये 6 वस्तुएं हैं। इसके लिए षडंग कहते हैं। बराबर, 6 वस्तु 10-10 ग्राम या 12-12 ग्राम लेनी है। पानी 1.5 लीटर लेना है। फिर ये सारी औषधियाँ 10-10 ग्राम ली, उसको पाउडर कर देना है और वो पाउडर मिलाकर उसमें डाल देना है और फिर उबालना है उसको। 25 से 50% पानी जल जाए तब उसको ठंडा होने देना है और उसके बाद छान कर रख देना है। फिर ये रख दिया पानी, तो फिर उसको पीना है। अब क्यों पीना है उसको? तो बुखार को ये पानी पीने से बुखार कम करता है और खास करके जो बुखार ज़्यादा हो और टेम्परेचर की वजह से मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ने की समस्या, उससे बचा लेता है। तो बुखार के लिए मानो कि ये आयुर्वेदिक अद्भुत मेडिसिन है, या आयुर्वेद की ये पैरासीटामोल है। अब कैसे उसको देना है, ये जो हमने पानी बनाया वो कैसे देना है? तो सुबह, दोपहर, शाम को 2 या 3 चम्मच दे सकते हैं ये पानी, और उसको रात तक भी दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं आप 2-3 बार, साधारणता से 3 बार दे, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप 5-6 बार भी उसको दे सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमने समझ लिया कि बुखार के लक्षण दिखने पर यह षडंग पानी देना है, और ये घर पर आप तैयार कर सकते हैं। ये 6 वस्तुएं आप लिख लीजिएगा। और यदि आपको सुविधा न हो घर पे बनाने की, तो वो बहुत सारी कंपनियां उसको तैयार बनाकर भी देती है, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि उल्टी दस्त जैसे लक्षण मिले दूसरा, तो उसमें आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध चूर्ण है बाल चतुर्भद्र चूर्ण, उसका उपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम बाल चतुर्भद्र चूर्ण है क्या? तो अतिविषा, काकड़ा सिंगी, नागरमोथा और पीपली, ये चारों को समान भाग में मिलाकर, मानो कि ये 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम लेकर उसका चूर्ण करना होता है। चारों समान मात्रा में है, और उसका चूर्ण करके जो चूर्ण होता है उसको हम बाल चातुर्भद्र कहते हैं, क्योंकि उसमें 4 औषधियां है और चारों भद्र यानी कि कल्याण करने वाली है बच्चों का। तो ये बाल चातुर्भद्र चूर्ण कहा जाता है। तैयार भी कंपनियां बनाती है, उससे भी आप ले सकते हैं। क्यों लेना है, कैसे उल्टी दस्त में वो उपयोग होता है, तो इसके लिए बताया गया है कि ये जो चूर्ण है वो पाचन तंत्र को मजबूत करता है और उससे वो उल्टी और दस्त को कंट्रोल करने में बहुत ही उपयोगी होता है। बराबर है। इसके लिए बाल चातुर्भद्र चूर्ण लेना है। कैसे लेना है? सुबह शाम 1/4 चम्मच मधु या गर्म पानी के साथ उसको ले सकते हैं, मतलब बच्चों को दे सकते हैं। तो ये हमने दूसरी बात बताई कि उल्टी दस्त जैसे लक्षणों में बाल चातुर्भद्र चूर्ण। तीसरा, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण देखने को मिले तो बाल रक्षा गुटिका। बाल रक्षा गुटिका क्या है? तो रसतंत्र सार नामक ग्रंथ में वर्णित एक आयुर्वेदिक औषधियां है जो बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां आती है। उसमें बहुत सारी औषधियों का सम्मिश्रण किया गया है। क्यों देना है? क्योंकि ये खास करके जो बाल रक्षा गुटिका है वो कफ शमन के लिए यानी कि श्वसन तंत्र पर विशेष कार्य करती है और कफ शमन करके सर्दी जुकाम से रक्षण देती है। कैसे देनी है उसको? सुबह, दोपहर, शाम 2-2 गुटी का क्रश करके मधु या गर्म पानी के साथ मिक्स करके उसको देनी है बच्चों को। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। सर्दी जुकाम के जैसे लक्षण देखने को मिले तो आपको बाल रक्षा गुटिका का प्रयोग करना है। और 2 से ज्यादा लक्षण देखने पर, यानी कि यदि उल्टी दस्त भी हो गए, सर्दी जुकाम भी हो गया और अशक्ति जैसे वीकनेस भी आ गई बच्चों को, तो ये कुमार कल्याण रस एक अद्भुत औषधि है। हालांकि ये गोल्ड प्रिपरेशन है, सुवर्ण से बनती है तो महंगी है। इसका प्रयोग अंतिम में करना है जब मल्टीपल लक्षण दिखे या बच्चों को बहुत कमजोरी आए उस समय पर। तो क्या है? तो 2 से ज्यादा लक्षण दिखने पर यह कुमार कल्याण रस जो आयुर्वेद की औषधि है वो देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि ये बच्चों की धातु पुष्ट करके, केवल वो
लक्षणों पर तो काम करती ही है, दूसरा वो शक्ति प्रदान करती है, धातु को पुष्ट करती है ताकि बच्चे में वीकनेस ना आ जाए, इसके लिए खास दी जाती है ये, और रोग और संक्रमण से भी रक्षा करती है। तो ये इसका जो पूरा का पूरा कार्य है वो यहाँ दिखाया गया है। तो ये बच्चों में खास करके वीकनेस ना आए उससे बचाने के लिए इसको देना है। और तीसरा कैसे देनी है उसको, सुबह शाम एक एक गोली मधु के साथ खास देनी है, उसको क्रश करके मधु के साथ मिला करके उसको चटा देनी है या फिर गर्म पानी के साथ देनी है, बराबर है। तो ये हमने देखा चौथा स्टेप कुमार कल्याण रस का। और अंतिम में हम देखते हैं कि चांदीपुरा वायरस के बारे में जो हमने अभी तक देखा, तो वो आपको फिर से मैं रिवीजन करा दूं कि सौ प्रथम हमने देखा मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन उसको प्रतिदिन देना है। वो चाहे लक्षण दिखे न दिखे, देखने पर भी न दिखने पर भी वो तो कंटिन्यूज है, पहले से ही उसको देना है ताकि उसकी इम्यूनिटी बराबर रहे। अब लक्षण जब तक दिखते नहीं है तब तक कॉमन फॉलो करना है सब चीज, जैसे धूपन करना है, युक्ति प्रयोग यानी ढक कर रखना है, कपड़े पहनना है, पानी खास करके ढककर रखा हुआ पानी पीना है और उबाल करके ठंडा किया हुआ पानी पीना है, युक्ति प्रयोग में आ गया। साफ सफाई रखनी है आसपास में, और खास करके आहार विहार का ध्यान रखना है बच्चों में। तो ये चार तो हमको अभी सावधानियां रखनी है। अब मानो कि लक्षण दिखने लगे, तो हमने देखा कि बुखार के लक्षण दिखने पर सडंग पानी हम देना है, उल्टी या दस्त हो जाए तो बाल चतुर्भुद्र चूर्ण देना है, सर्दी और खांसी जैसे लक्षण दिखे तो बाल रक्षा गुटिका देनी है, और मल्टीपल लक्षण दिखे और कमजोरी आ जाए तब उसको कुमार कल्याण रस का सेवन करवाना है। तो ये चांदीपुरा वायरस जैसे लक्षण दिखे तब ये हमको करना है। तो हम इतना करेंगे तो अवश्य ही बच्चों को ये चांदीपुरा नामक महामारी से बचा सकते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, और आज हमारा सौभाग्य है कि आयुर्वेद जैसा शास्त्र हमारे हाथ में है, हमारे पास में है। तो इससे हम हजारों लाखों बच्चों को इस महामारी से बचा सकते हैं। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताए, और जब किसी भी पथी या किसी भी पद्धति के पास, चिकित्सा प्रणाली के पास ये सिस्टम नहीं है और औषधियाँ भी नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, आज हमारे पास वो है। तो हम तक सीमित न रखते हुए अनेक लोगों तक ये पहुँचाए, ताकि हम अनेक लोगों के बच्चों को जिसको खुद ज्ञान नहीं है उस तक हम ये ज्ञान को पहुँचा सके और ये आयुर्वेद के विज्ञान को पहुँचा सके। क्योंकि हमारा शास्त्र वचन है, आयुर्वेद में बताया गया है कि दुखम समग्रम आयातम अविज्ञाने द्वयाश्रये सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम। समग्र सुख विमल विज्ञान रूप आयुर्वेद में ही छिपा है। तो ये आयुर्वेद का ज्ञान घर घर तक पहुँचे, और अभी हमारा कर्तव्य बने वो कि हम इसको घर घर तक पहुंचाकर हजारों लाखों बच्चे को बचाने का परम कर्तव्य करके भगवान धन्वंतरी का कुछ कार्य कर सके। इतना ही कहकर भगवान धन्वंतरी के प्रार्थना के साथ ये सेशन हम समाप्त करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके चरारुभयमृत्युनाशं तातारमीशं विविधौषधीनाम्।